सूरज धीरे धीरे कांपते कदमों से आगे बढ़ने लगा। सांस तो जैसे आ ही नहीं रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते उसके कानों में गाने की आवाज आई। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। माधव खिड़की के पास बैठा, दोनों हाथों में पीली चूड़ियां पहने ये गाना गुनगुना रहा था। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। सूरज पत्थर बना खड़ा उसे देख रहा था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बहुत हिम्मत जुटाकर सूरज ने माधव को पुकारा। माधव 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 माधव। माधव ने सहमे हुए पीछे मुड़कर देखा। सूरज की आवाज सुनकर माधव को जैसे कोई झटका सा लगता है। सूरज को अपने सामने पाकर वो एक टुक सूरज को देखता रहता है और देखता ही रहता है। बिना पलके झपकाए वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद सूरज 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 बोलकर माधव बेहोश हो गया। सूरज ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और माधव को उठाकर चेक किया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कहा कि अब इसे सुबह ही होश आएगी। तब तक तुम चाहो तो वेटिंग रूम में वेट कर सकते हो। सूरज भारी मन से वेटिंग रूम में खड़ा सुबह होने का इंतजार करने लगा। तभी डॉक्टर आई और कहने लगी, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? जी मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो सूरज, आज पहली बार माधव ने किसी को पहचाना और किसी का नाम लेकर उसे बुलाया। वैसे तो वो अक्सर ही तुम्हारा नाम लेता था। सूरज सूरज कहता रहता था। सूरज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे साथ बुरा कुछ नहीं होगा। सूरज सूरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ना जाने क्या क्या वो धीरे धीरे बोलता ही रहता था। तो फिर आखिर तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? सूरज रोने लगा और कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। मुझे लगा सूरज ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब 4 साल बाद मुझे पता लगा कि उसने मुझसे झूठ कहा था कि उसकी शादी हो गई है और एक बेटी भी है। ना जाने उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए उसने मुझसे झूठ बोला। अच्छा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को सूरज। और ये सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, किस दबाव में आकर तुमसे झूठ बोला। क्या किसी ने उसे मजबूर किया झूठ बोलने के लिए? तभी एकदम से सूरज को ख्याल आता है कि कहीं भाभी ने ऐसा काम करने के लिए तो नहीं कहा था उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर अब जब तक माधव को होश नहीं आ जाए तब तक मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता, और ये बात फोन पर करना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने सुबह होने का इंतजार किया और माधव के सही सलामत उठने की दुआ करने लगा। सूरज माधव के सिरहाने खड़ा उसके उठने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज के शरीर में हरकत सी हुई और वो कहराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। सूरज भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और उन्हें बुलाया। डॉक्टर जल्दी से आई और माधव को चेक किया। माधव अब यूं तो ठीक था, लेकिन अभी भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। बस पास खड़े सूरज को ही देखता रहता और उसे ही देखी जा रहा था, मगर मुंह से कुछ ना बोलता।
सूरज ने जैसे ही माधव का हाथ पकड़ा तो माधव सिसक सिसक कर रोने लगा। डॉक्टर ये देखकर हैरान थी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो सिर्फ सूरज को ही पहचान पा रहा था, उसे देखी भी जा रहा था और उसके छूने से वो कुछ महसूस भी कर रहा था, लेकिन और किसी बात का उसे कुछ याद नहीं और ना ही किसी और बात पर वो कोई प्रतिक्रिया कर रहा था। डॉक्टर ने सूरज को बाहर बुलाया और उसे समझाया कि आज पहली बार माधव में यह बदलाव देखा गया है। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तभी वो जल्दी ठीक हो पाएगा। तुम उसे धीरे धीरे पुरानी बातें याद करवाओ, शायद उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगे और वो जल्दी ठीक हो जाए। सूरज ने माधव को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। अब वो सबके साथ लड़ने के लिए तैयार था। उसे अपने और माधव के 4 सालों का हिसाब चाहिए था। वो एक एक दिन जो माधव ने उसके प्यार में पागल खाने में गुजारे, उस एक एक दिन का सूरज को अब हिसाब चाहिए था। मगर दूसरी तरफ सूरज के घर वाले परेशान हो रहे थे। कल से सूरज का कोई अता पता नहीं था। माँ और भाभी, उनका तो रो रो बुरा हाल हो रहा था। वो यहाँ वहाँ तलाश कर चुकी थी, मगर सूरज की किसी को कोई खबर नहीं थी। इसी हबड़ा दबड़ी में सूरज की भाभी ने कानपुर में उदय को फोन कर दिया। सोचा शायद उसे कुछ पता होगा, लेकिन उसे भी कोई खबर नहीं थी और उदय भी परेशान हो गया कि एक दिन से सूरज की कोई खबर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने भी आओ देखा ना ताओ गांव की बस पकड़ी और सीधा सूरज के घर पर आ गया। देखते ही देखते यह बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई कि सूरज का एक दिन से कोई अता पता नहीं है। ना जाने कहां चला गया, किसी को कुछ बताकर भी नहीं गया था। ये खबर उड़ते उड़ते सूरज के भैया तक भी पहुंच गई, सो वो भी परेशानी के मारे बस में बैठ गए और चल पड़े गांव की तरफ। अगले ही दिन सूरज के घर में उसकी माँ, उसकी भाभी, भैया और उदय और कुछ गांव वाले लोग बैठे थे और सोच रहे थे कि कल शाम से निकला है और किसी को कोई खबर नहीं, ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। फोन भी घर पर पड़ा था उसका। तभी किसी ने सलाह दी, आज रात तक देख लेते हैं, अगर ना आया तो फिर सुबह जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे। और वहां दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सूरज ने सारे पेपर साइन करके माधव को साथ ले जाने की तैयारी कर ली। माधव बुत बना सूरज को देखता रहता और उसके इशारों पर ही काम करता। वो उठने के लिए कहता तो उठ जाता, वो साथ चलने के लिए बोलता तो साथ चलने लगता। सूरज माधव के हाथों में पहनी हुई चूड़ियां देखता तो उसकी जैसे छाती फट जाती, अपने आप को कोसता, बुरा भला बोलता। सूरज जब चूड़ियों को छूता, उन्हें खनखनाता तो माधव के चेहरे पे मुस्कान आ जाती, वो हंसने लगता। यह देख सूरज रोकर उसे गले से लगा लेता। डॉक्टर ने सूरज को समझाया और उसे बताया कि कैसे धीरे धीरे इसे सारी पुरानी बातें याद करवाए कि जिससे वो जल्दी ठीक हो सके, और फिर माधव को सूरज के साथ भेज दिया। सूरज माधव को लेकर गांव पहुंचा। यह बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई कि सूरज आ गया, सूरज आ गया। सूरज जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वहां इकट्ठा हुए सभी लोगों को देखकर उसे थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उदय को देखकर वो चौंक गया। और सूरज की भाभी तो माधव को देखकर चौंक गई और आपे से बाहर हो गई। सूरज का हालचाल पूछने की बजाय उस पर ही बरसने लगी और लगी उल्टा सीधा बोलने, अरे इसे कहां से उठा ले आया और क्यों लाया है इसे? इसका क्या करना है तूने अब? अरे माँ जी, आपको नहीं पता, ये छोटी जाति का है और ये इसके पीछे पड़ा हुआ है, ना जाने इसे क्यों उठाकर ले आया है ये अब। अरे आप भी कुछ बोलो जी, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? सूरज की भाभी गुस्से में तिलमिलाई लगी ऊंची ऊंची बोलने, मगर सूरज चुपचाप बिना किसी को कोई जवाब दिए, बिना कुछ बोले माधव को अपने कमरे में ले आया। सूरज के पीछे पीछे उदय भी आ गया।
सूरज, सूरज, कौन है ये? मुझे बताओ क्या हुआ? भाभी क्या बोल रही है? क्या हुआ बताओ, कौन है ये? सूरज उदय से गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, माधव है ये, माधव है ये, माधव है ये, माधव है ये, माधव है ये। ये सुनते ही उदय के पांव तले जमीन निकल गई। उसे अपने हाथों से अपना प्यार निकलता हुआ दिखाई देने लगा। वो एकदम से गुस्से में आ गया और झन्नाते हुए सूरज को पकड़कर पूछने लगा, अब क्या लेने आया है ये? 4 साल हो गए हैं इस बात को और अब ये मेरे प्यार को छीनने आया है। सूरज ने उदय को सारी बात बताई और समझाने की कोशिश की, लेकिन उदय कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं था। मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता, तुम सिर्फ मेरे हो सूरज। यह तुम्हें छोड़कर चला गया था 4 साल पहले और अब मेरे प्यार को मुझसे छीनने आया है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, किसी हाल में नहीं होने दूंगा। उदय, उदय मेरी बात तो सुनो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया। सूरज, एक मेरी बात सुन लो, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सूरज। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ और मेरे ही रहोगे, 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 और मेरे ही रहोगे। दोस्तों, आज की ये कहानी बस इतनी ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमारा एक नया चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी इस कहानी का अगला भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।